प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में भूगोल विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक BA फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के 5वीं इकाई में शामिल है। साथ ही MA सेकेंड सेमेस्टर के ओशनोग्राफी में सेकेंड यूनिट में भी एक चैप्टर शामिल है। और यह टॉपिक न केवल भूगोल विद्यार्थियों के लिए बल्कि अन्य विद्यार्थी, अन्य आम लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हमेशा से रहा है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये टॉपिक पढ़ने में आनंद आएगा, समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम ज्वार भाटा समझते हैं। ज्वार भाटा है क्या? चंद्रमा एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार एवं नीचे आने को भाटा कहते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा बल कार्य करता है ज्वार उत्पन्न होने में। तो देखिए चंद्रमा का और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्री बल, इस तरह से 3 बल कार्य करते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं, सब जानते हैं हम लोग कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। जो ऐसा बल जो केंद्र की ओर कार्य करता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे हम धरती में हम हैं और यहाँ से हम गेंद ऊपर पर फेंकते हैं, वो नीचे पूरा कर गिरता है। ये उदाहरण है किसका? गुरुत्वाकर्षण बल का। अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल जो होता है वो केंद्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसको हम अपकेंद्री बल कहते हैं। उदाहरण के लिए हम जब सफर करते हैं और कार में कहीं जा रहे हैं और गाड़ी अगर दाईं ओर मुड़ती है तो हम बाईं ओर झुक जाते हैं, ये अपकेंद्री बल का उदाहरण है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने कोई गेंद बांध दी एक रस्सी में और रस्सी कैसे घुमाते हैं हम अपने चारों तरफ, और अगर रस्सी को छोड़ देते हैं तो वह गेंद अपोजिट साइड में जाकर के गिरता है। यह भी अपकेंद्री बल का उदाहरण है। ये जो बल हैं ज्वार उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसके अलावा कुछ और जरूरी चीजें जिसको हम जान लेते हैं, जिससे कि हमको ज्वार के बारे में समझने में आसानी होगी। एक महत्वपूर्ण बात क्या है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। इसी प्रकार पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,800 किलोमीटर। अर्थात सूर्य की तुलना में चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 390 गुना करीब है, बहुत पास है। और इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सूर्य की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा है। ये देखिए 2.17 उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो ज्वार आता है उस ज्वार आने में महत्वपूर्ण भूमिका चंद्रमा की अधिक है सूर्य की तुलना में। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, और इससे इनकी स्थितियां बदलते रहती हैं। चंद्रमा जहां जहां पहुंचता है और जो भाग पृथ्वी का उसके सामने पड़ता है वहां पर ज्वार उत्पन्न होता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, तो इसके सामने में जो पृथ्वी का जो भाग आया, सागरीय भाग है, वहां पर ज्वार उत्पन्न हो गया। अब जानते हैं ठोस भाग की तुलना में तरल भाग जो है वहां पर आसान होता है ज्वार उत्पन्न होना, तो इसीलिए ये सागरीय भाग में ज्वार उत्पन्न होता है और वही हमको दिखाई देता है। तो ये दोनों का आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा? चंद्रमा का और सूर्य का। चंद्रमा का 2 गुना बल और उसकी तुलना में सूर्य का आधा बल, ये दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, और इसलिए सूर्य का जो तरल भाग है, सागरीय भाग, वहां पर ज्वार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसी समय इस पृथ्वी में जहां पर ज्वार आया है, इसके बिल्कुल पीछे में, ठीक पीछे भाग में भी ज्वार उत्पन्न होता है। और वो क्यों होता है? इसलिए अपकेंद्री बल के कारण से। तो ये इस प्रकार से पृथ्वी में एक समय पे 2 स्थानों पर एक साथ ज्वार आता है। अब देखिए कि और ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा जो है परिक्रमा लगाते हुए अलग अलग पोजीशन में आता है पृथ्वी के। कभी वो बहुत पास आ जाता है पृथ्वी के, कभी दूर चला जाता है। एक स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास आ जाता है और होता है 3,56,000 किलोमीटर। इसको हम उपभू कहते हैं या पेरिजी की स्थिति कहते हैं। दूसरा होता है जब वह बहुत दूर चला जाता है और वो है 4,07,000 किलोमीटर। इसको अबभू कहते हैं या एपोजी की स्थिति कहते हैं। ये महीने में ये 2 बार होता है। देखिए पृथ्वी, आपको मालूम होगा पृथ्वी भी सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करती है
और यह भी एक बार बहुत पास आ जाती है सूर्य के और एक बार दूर चली जाती है। कब? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के पास होती है, इसको कहते हैं उपसौर कहते हैं, और 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर होती है, जिसको हम अपसौर कहते हैं। अब देखिए अगली बात हम देखते हैं अमावस्या और पूर्णमासी को क्या स्थिति होती है ज्वार आने के बारे में। तो देखिए ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। तो जब तीनों एक सीध में है और चंद्रमा और सूर्य एक ही तरफ है पृथ्वी के, तो ये क्या बता रहा है? एक तो बता रहा है सिजिगी की स्थिति, सिजिगी तीनों एक सीध में होना। दूसरा क्या है? अमावस्या। और तीसरा एक और शब्द आता है युति कहते हैं। युति माने योग। योग किसका? चंद्रमा और सूर्य का एक ही तरफ योग। तो दोनों पिंड जो है वो एक ही तरफ है, इसलिए आकर्षण ज्यादा लगता है। तो इस समय ज्वार अधिक ऊंचा उत्पन्न होता है सामान्य ज्वार से 20% ज्यादा। इसको आगे पढ़ेंगे ज्वार प्रकार में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ज्वार उत्पन्न होता है। ये अमावस्या के दिन होता है। और आप जानते हैं ग्रहण जो पड़ता है, सूर्य ग्रहण, वो कब पड़ता है? अमावस्या को पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि लेकिन हर अमावस्या का नहीं होता है, कभी कभी होता है। इसलिए कि वो परिक्रमा लगाते हुए चंद्रमा जब है कभी कभी ऐसे स्थिति आती है कि वह सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाता है, तब हमको या तो कुछ भाग दिखाई नहीं पड़ता है या कभी कभी पूरा भाग दिखाई, किसी साथ दिखाई नहीं पड़ता है उसको। पर अभी हमारे पढ़ाई में ये टॉपिक नहीं है, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे ज्वार के बारे में। अब देखिए ये चंद्रमा परिक्रमा करते हुए 15 दिन में कहाँ पहुंच जाता है? अगले अपोजिट छोर में। और इसको ये कब है? पूर्णमासी। पूर्णमासी मतलब जिसमें हमको चांद पूरा दिखाई पड़ता है। तो अभी भी सिजिकी की स्थिति है, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है। चंद्रमा का बल ज्यादा लगता है, तो इसलिए इस दिन भी दीर्घ ज्वार आता है। ज्वार की लहरें ऊंची उठती हैं, तरंगें ऊंची उठती हैं। तो इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं अमावस्या पूर्णमासी को दीर्घ ज्वार आता है। यद्यपि अमावस्या की स्थिति में ज्वार अधिक ऊंचा आता है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक ही तरफ हैं। लेकिन क्योंकि ये दोनों को एक ही कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है, इसलिए हम पूर्णिमा और अमावस्या को दीर्घ ज्वार मानते हैं। अब आइए हम बात करेंगे ज्वार के समय के बारे में। पृथ्वी अपना परिक्रमा 24 घंटे में पूरा करती है और इसलिए सामान्यतः एक दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। और इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे में एक बार ज्वार आने के बाद 12 घंटे में ज्वार आना चाहिए, फिर अगला ज्वार 24 घंटे बाद आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? देखिए यहाँ लिखा है ज्वार का समय जो है वो होता है 12 घंटा 26 मिनट बाद। भाटा का समय है ज्वार आने के 6 घंटा 13 मिनट बाद। और अगला जो ज्वार आता है 12 घंटे 26 मिनट बाद, वो ज्वार आता है 24 घंटा 52 मिनट बाद। क्यों होता है? हम जानते हैं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है और ज्वार केंद्र जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर अग्रसर हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? देखिए थोड़ी देर है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, चंद्रमा पश्चिम से पूर्व परिक्रमा कर रहा है। लेकिन चंद्रमा की गति बहुत कम है और पृथ्वी गति बहुत ज्यादा है घूमने में। इसलिए क्या होता है, जब 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है अपना, उतने समय में चंद्रमा मात्र 13 डिग्री आगे बढ़ पाता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि चंद्रमा जहां पर है वहां पर पृथ्वी के सतह में सागरीय भाग में ज्वार उत्पन्न होता है। आगे बढ़ गया भाग तो अगले भाग में ज्वार उत्पन्न होगा, फिर वो आगे बढ़ गया भाग अगले। तो इसका मतलब ऐसा हो जाता है कि पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व जा रही है और ज्वार जो है वो पूर्व से पश्चिम को अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक डायग्राम समझने का प्रयास करेंगे उसको। देखिए ये है पृथ्वी, ये है चंद्रमा की पहली स्थिति, ये चंद्रमा की दूसरी स्थिति। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पृथ्वी घूम रही है। मान लीजिए 20 स्थान है, 20 स्थान के सामने में चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ पर है? 1 स्थान पे। अब ये बी पर ज्वार उत्पन्न होगा, इसलिए कि जहां पर चंद्रमा जो है सीधी उसकी आकर्षण में पड़ता है वहां पर ज्वार उत्पन्न होता है। अब इस स्थान ये स्थान घूमते हुए पीछे जाता है, तो पीछे जब जाता है तब तक क्या होता है, चंद्रमा कुछ आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अब पीछे भाग में 12 घंटा 26 मिनट बाद दूसरा ज्वार आएगा यहाँ पर। अब
अगला ज्वार जो आना है ये स्थान वापस पहुंचा 24 घंटे में बी स्थान पर पहुंचा, ये स्थान यहाँ, तब करके चांद कहाँ ए से सी पर चला गया है। अब ए से सी पर चला गया, इसका मतलब क्या हो, सी के नीचे कौन सी स्थान डी है, तो यहाँ तक की दूरी इस बी स्थान को तय करना पड़ेगा। अब ये तय करना पड़ेगा, इसके लिए पृथ्वी को 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगेगा। क्यों? इसलिए कि चंद्रमा तब तक के 13 डिग्री आगे बढ़ चुका है। इसलिए ज्वार जो आता है, अगला ज्वार आता है, वो 24 घंटे 52 मिनट के बाद आता है। इसको हम थोड़ा एक सवाल समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का लगभग 27.5 दिन में एक चक्कर लगाता है, अर्थात 27.5 दिन में 360 डिग्री चंद्रमा घूम जाता है, परिक्रमा करता है। तो एक दिन में कितना घूमेगा, कितना आगे बढ़ेगा चंद्रमा, तो एक दिन में देखते हैं 360/27.5 अर्थात 13 डिग्री, ये हमने बनाया पहले 13 डिग्री है, चलिए एक दिन में। अब देखते पृथ्वी अपना एक चक्कर जो है वो 360 डिग्री कितने घंटे पूरा करती है, 24 घंटे में, अर्थात 1440 मिनट पूर्ण करती है। तो 13 डिग्री कितने समय में आगे बढ़ेगी, तो 1440 गुणा 13/360 अर्थात 52 मिनट में। तो पृथ्वी को बी से डी तक पार कर समय आगे बढ़ने में, यहाँ पहुँचने में, उस जगह पहुँचने में 52 मिनट समय अतिरिक्त लगता है। अब इसलिए ज्वार जो है 24 घंटे 52 मिनट के बाद आता है यहाँ पर। अब हम इसके बाद ज्वार के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो ज्वार के प्रकार में पहला जो महत्वपूर्ण है वो है दीर्घ ज्वार। मैं पहले बता चुका इसके बारे में, आज फिर बात करते हैं। दीर्घ ज्वार होता क्या है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी होता है और इसको कहते हैं सीजीगी की स्थिति। दूसरी बात है, इसमें जो चंद्रमा है वो उसमें क्या स्थिति रहती है, अमावस्या की स्थिति रहती है। तो अमावस्या है, सीजीगी है, सूर्य चंद्रमा एक तरफ है, तो युति की स्थिति भी है, योग भी है। किसका योग है, सूर्य का और चंद्रमा का एक तरफ होना। इसलिए दोनों का बल एक साथ कार्य करता है और इसलिए चंद्रमा के सामने वाले पृथ्वी के सागरी भाग में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है और यह ज्वार सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा होता है। 15 दिन के बाद चंद्रमा परिक्रमा करते हुए पहुंच जाता है अपोजिट साइड में, जो होता है पूर्णमासी का दिन, और इस दिन भी सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सिद्ध होते हैं और इस समय भी दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। और ये कब होता है, पूर्णमासी को, और इसको कहते हैं हम लोग वियुति की स्थिति, जब चंद्रमा पृथ्वी के एक तरफ होता है, पृथ्वी सूर्य जो है दूसरी तरफ होता है। दोनों परिस्थितियों में दीर्घ ज्वार आता है और यह 20% अधिक ऊंचा होता है तुलनात्मक रूप में सामान्य ज्वार के। अब दूसरा देखते हैं लघु ज्वार। लघु ज्वार में क्या होता है, लघु ज्वार में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति समकोणिक होती है। देखिए, एक तरफ तो सूर्य का बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है पृथ्वी पर, और इधर देख रहे हैं चंद्रमा का आकर्षण बल लग रहा है। तो दोनों के बल अलग अलग डायरेक्शन लगने के कारण से ज्वार अधिक ऊंचा उत्पन्न नहीं हो पाता है और यह ज्वार सामान्य ज्वार से 20% कम ऊंचा होता है, अर्थात ये थोड़ा नीचा होता है। और यह कब होता है, प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को सप्तमी या अष्टमी के दिन होता है। फिर आता है तीसरा है अयन वृत्तीय ज्वार और भूमध्यरेखीय ज्वार। अयन वृत्तीय क्या होता है, आप जानते हैं, ये जो चंद्रमा है पृथ्वी की परिक्रमा करता है इस तरह से, तो ये भूमध्य रेखा के ही चारों तरफ परिक्रमा नहीं करता, बल्कि ये इस तरह से कुछ आगे जाकर के नीचे आती है, क्योंकि पृथ्वी जो है 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी हुई है और चंद्रमा 5 अंश, अर्थात 28.5 डिग्री का चंद्रमा का झुकाव होता है टोटल उसके चक्कर लगाने में, परिक्रमा करने में पृथ्वी का। इसलिए कभी चंद्रमा कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता है और कभी मकर रेखा पर। अब ऐसी परिस्थिति में कर्क या मकर रेखा पर जो ज्वार है वो ऊंचा उठ जाता है, इसी को कहते हैं अयन वृत्तीय ज्वार। एक और होता है भूमध्यरेखीय ज्वार। अब चंद्रमा परिक्रमा करते हुए भूमध्य रेखा के ऊपर भी पहुंचता है और इस परिस्थिति में वहां पर लंबवत होने के कारण से भूमध्य रेखा महासागर पर ज्वार उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं भूमध्यरेखीय ज्वार। और यह ज्वार अयन वृत्तीय ज्वार से अधिक ऊंचा होता है। क्यों? इसलिए
कि पृथ्वी का जो बीच का भाग है, भूमध्य भाग है, वो उभरा हुआ है तुलनात्मक रूप में कर्क और मकर रेखा के, इसलिए यहाँ पर जो ज्वार है वो अधिक ऊंचा उत्पन्न होता है। अगला आता है उसके बाद दैनिक ज्वार। हम बात कर चुके थे पहले इसके बारे में। 24 घंटे में जब एक ज्वार और एक भाटा आता है उसको हम दैनिक ज्वार कहते हैं। आप मान लीजिए ये चंद्रमा जो है, इस पृथ्वी पे कोई भाग सामने में है, ये घूम कर वापस फिर चंद्रमा के सामने आता है। कितनी देर में आता है? 24 घंटा 52 मिनट में, तो फिर ज्वार आता है। इसको हम कहते हैं दैनिक ज्वार। दूसरा होता है अर्धदैनिक ज्वार। ये कब होता है? 12 घंटे 26 मिनट के बाद। हम जानते हैं चंद्रमा के सामने वाला जो स्थान है जहाँ पर वो ज्वार उत्पन्न हो रहा है, और फिर क्या हो जाता है, पीछे जाता है, कहाँ पहुँचता है? ठीक पीछे में 12 घंटे 26 मिनट बाद। इस प्रकार से दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है, उसको हम कहते हैं अर्धदैनिक ज्वार। सातवां है मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार में क्या होता है? यहाँ पर भी दिन में 2 ज्वार आता है, 2 भाटा आता है, लेकिन दोनों ज्वारों की ऊंचाई असमान होती है। दोनों भाटा की ऊंचाई जो है असमान होती है, इसलिए इसको कहते हैं मिश्रित ज्वार। अब आता है ज्वार भाटा उत्पत्ति की परिकल्पनाएं। कुछ विद्वानों ने इसके बारे में सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत है। पहला है संतुलन सिद्धांत। संतुलन सिद्धांत में क्या होता है? 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। न्यूटन ने कहा कि हमारे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्री बल समान रूप से कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ पर महासागर के जो जल है स्थिर अवस्था है। जब कभी चंद्रमा घूमते जिस स्थान पर पहुंचती है वह अपकेंद्री बल का साथ दे देती है, अर्थात चंद्रमा के सामने वाला जो हिस्सा है वहां पर आकर्षण अधिक लग जाता है और ज्वार उत्पन्न हो जाता है। जैसे ज्वार उत्पन्न होता है चंद्रमा के सामने वाले भाग में, ठीक उसके पीछे वाले भाग में भी ज्वार उत्पन्न होता है अपकेंद्रीय बल के कारण से। संतुलन करने के लिए। यही संतुलन सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। दूसरा है प्रगामी तरंग सिद्धांत, जिसको सन 1833 में विलियम वेवेल ने प्रतिपादित किया था। इनका कहना था कि महासागर में, मान लीजिए आप कल्पना करिए कि दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर अब थल भाग कम है, सागरीय भाग ज्यादा है, चंद्रमा का आकर्षण लगता है। चंद्रमा का आकर्षण जैसे हम जानते हैं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, और यहाँ पर ज्वारी जो तरंगें उठती है वो पूर्व से पश्चिम पर आगे बढ़ती है। कल्पना करिए अटलांटिक महासागर का। भूगोल विद्यार्थियों को जब भी पढ़ते हैं तो अपने सामने में एटलस जरूर रखना चाहिए। तो उसमें देखिए आप अटलांटिक महासागर। अब मान लीजिए वहां पर ज्वार उत्पन्न होता है और वह पूर्व से पश्चिम को आगे बढ़ता है, तो कहाँ टकराएगा वो? वहां की लहरें दक्षिण अमेरिका के तटों से। वहां टकराने पर जो पहले जो टकराएगा तरंग वो कौन सा होगा? प्राथमिक तरंग। फिर दूसरी तरंग उत्पन्न होगी, फिर तृतीयक तरंग, और इस प्रकार से ये तरंग जो है धीरे धीरे उत्तर की ओर आगे बढ़ती जाएंगी और उत्तरी ध्रुव सागर में जाकर के ये तरंगें ज्वार समाप्त होगा। तो लगातार दक्षिण से उत्तर की जो प्रोग्रेस करता है ये तरंग, इसलिए इसको कहते हैं प्रगामी तरंग सिद्धांत। तीसरा है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। 1904 में R.A. हैरिस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अपने सिद्धांत को बताने के लिए उसने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक बर्तन लिया, आयताकार बर्तन लिया, पानी भरा, और उसके एक तरफ को उसने ऊंचा उठा दिया। जैसे उसने ऐसा ऊंचा उठाया, उसके क्या हुआ? एक तरफ पानी ऊंचा उठा, दूसरी तरफ लहरें नीचे हो गई। इस प्रकार से उसमें एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा, इस तरह से तरंगें उड़ गई, लेकिन बीच का जो भाग था वो स्थिर था। उसको कहा गया नोडल पॉइंट। उसने वही उदाहरण दिया कि हमारे जो महासागर वो एक बर्तन के समान है, और उस बर्तन समान महासागर है, आयताकार बर्तन समान, वहां पर भी चंद्रमा के आकर्षण कारण से ज्वार उत्पन्न होता है, और यह ज्वार जो है वो एक भंवर के रूप में होता है। क्यों? इसलिए पृथ्वी घूम रही है, तो उस भंवर का जो बिंदु होता है बीच का वो स्थिर होता है, और चारों तरफ तरंगे आगे बढ़ती हैं और तटों से टकरा करके वो ज्वार के रूप में सामने आती है। फिर आता है अंतिम बात है ज्वार का महत्व क्या क्या है। तो ज्वार का महत्व में पहली चीज है ज्वारीय शक्ति का उत्पादन। जो महत्वपूर्ण देश है, विकसित देश है, वहां पर आजकल ज्वारीय शक्ति का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें 2-3 जगह बहुत महत्वपूर्ण। एक है, आपने नाम सुना है, फंडी की खाड़ी। कनाडा का पूर्वी हिस्सा, नोवा स्कोशिया, उसके पास में है फंडी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर में बहुत सकरी खाड़ी है। तो जब ज्वारी तरंगे आती हैं तो वहाँ पर बहुत ऊंची उठती हैं, और विश्व की सबसे ऊंची तरंगे यही उठती हैं 15 से 18 मीटर। तो यहाँ पर इस ज्वारी जल को
के द्वारा जो ज्वारीय ऊर्जा पैदा किया जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है फ्रांस में, जो उत्तरी रांस वाला जो क्षेत्र है, रांस एस्टुअरी है, वहां पर भी ज्वारीय तरंगें ऊंची उड़ती है और यहाँ पर भी बिजली पैदा करने का काम किया जाता है। इसके अलावा रूस का जो उत्तर का भाग है, उत्तर पश्चिम का भाग है, वहां पर एक किसलय की खाड़ी है, वहां पर भी ज्वारीय ऊर्जा से बिजली पैदा किया जाता है। भारत की बात करें तो भारत में जो कच्छ की खाड़ी है, वहां पर ओखा तट है, वहां पर भी ज्वारीय ऊर्जा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब दूसरा जो इसका महत्व है या लाभ है मनुष्य के लिए, वो है जलयान के बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होता है। बड़े बड़े जलयान आजकल क्या होता है, ज्वार के साथ में काफी पोर्ट तक अंदर आ जाते हैं, उससे व्यापार में सुविधा होती है। जैसे आप जानते हैं भारत में हुगली नदी मुहाना है, वहां पर है क्या, हल्दिया पोर्ट है। तो जो ज्वार के जल आता है, उस ज्वार के जल के साथ में ये जो जलयान है अंदर आ जाते हैं और अपना सामान को खाली करके नया सामान लाद करके भाटा के साथ वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से व्यापार में ज्वार के द्वारा बहुत लाभ होता है। फिर एक और है तटीय भाग की सफाई। तो जब ज्वार आता है तो ज्वार आने पर जो तटीय भाग है महासागर के, वहां पर जो गंदगी फैली होती है उसको भी बहा करके अंदर ले जाती है और समुद्र के अंदर में निक्षेपित कर देती है उन तत्वों को। फिर आता है ज्वार के समय में क्या होता है, खारे जल को एकत्रित कर लेते हैं तटीय भाग में और एकत्रित करके उसको सुखा लिया जाता है और सुखाने से नमक बन जाता है। और एक और चीज है, जब ज्वारीय लहरें उठती हैं और किनारे की ओर आती है तो उनके साथ में बहुत सारी जो गहरे सागर की मछलियां वो भी किनारे पर आ जाती हैं और मछुआरे जो है उनको आसानी से पकड़ लेते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज्वार भाटा जो है न केवल भौगोलिक घटना है बल्कि उससे मनुष्य को बहुत सारे लाभ भी होते हैं। आशा करता हूँ ये जो टॉपिक है ज्वार भाटा आप सबको पसंद आया, समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ अगली बार हम फिर इस नए टॉपिक के साथ आप मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।